मैं राजवीर सिंह शोरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRRM गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BSc पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसके बारे में क्या क्या है आज जो अपन पढ़ेंगे वो ये है कि अल्ट्रावायलेट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, अब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर लैम्बर्ट बियर्स लॉ क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे इंट्रोडक्शन अपन करें इसमें, तो वाइट लाइट है। वाइट लाइट जैसे ही डिस्पर्सन की साधारण अवस्था के अंदर प्रकाश का अगर स्पेक्ट्रम उत्पन्न करना हो या इसका अध्ययन करना हो तो इसी को अपन स्पेक्ट्रम विज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विभिन्न वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज को मिला करके बना हुआ होता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन विकिरणों का अध्ययन करने के लिए एक टेलीस्कोप काम में लेते हैं, और यदि टेलीस्कोप के स्थान पर फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी जाए तो ऐसे बने हुए उपकरण को स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। यानी द्रव्य द्वारा सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन व अवशोषण के अध्ययन को स्पेक्ट्रम विज्ञान कहते हैं। स्पेक्ट्रम को अपन निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम है, इसके दो मेन पार्ट हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक दूसरा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम के भी आगे दो पार्ट हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ऐसे ही अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसके दो पार्ट हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। फिर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को आगे लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो है दोनों के अंदर ही है ये लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। ये एमिशन स्पेक्ट्रम में भी आता है और अब्जॉर्प्शन के अंदर भी जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसके अंतर्गत है। नेक्स्ट, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है। जब कोई भी सोर्स है उससे अगर कोई लाइट एमिट होती है, विकिरण को एक प्रिज्म में से अपन गुजारते हैं, तो इससे क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर सीधा ही इसके ऊपर एक स्पेक्ट्रमदर्शी द्वारा इसको देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी सोर्स सूर्य के प्रकाश से विजुअल लाइट जो होती है इसको अपन बोल सकते हैं। ऐसे ही अवशोषण स्पेक्ट्रम है। अवशोषण स्पेक्ट्रम के अंदर भी अभी जैसे अपन ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा, ये कंटिन्यूस, इट मे बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर जैसे वाइट लाइट है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लिया अपन ने, इसको एक स्लिट में से गुजारते हैं और फिर इसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है। तो इस प्रकार से लाइट के अंदर जो 7 रंग होते हैं वो आपस में विभाजित हो जाती हैं, जिसको अपन विबजीओर बोलते हैं, VIBGYOR। वह इसकी अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है या लाल रंग तक हो सकती है, इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं। ये 7 रंग लगातार एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में बताया है कि इसके अंदर ये स्लिट है, स्लिट में से बीम ऑफ लाइट से फिर ये प्रिज्म है, प्रिज्म में से ये आगे अपन एक प्लेट लगा देते हैं जिसमें एक फिल्म सी बन जाती है, और आगे ये 7 रंग जो हैं वो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही असतत स्पेक्ट्रम जो है वो रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम में बदल जाता है। 2 टाइप हैं इसके, रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, इसको अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। यानी कोई भी वाष्पशील पदार्थ है उसको ज्वाला में से गर्म किया जाता है तो फोटोग्राफी प्लेट पर कुछ विशेष रंग की रेखाएं प्रकट होती हैं जो कि अलग अलग पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। इन रेखाओं के मध्य गहरे रंग का बैंड होते हैं। इसका धात्विक आर्क या ज्वाला
में वास्प-ब्रेकिल स्पेक्ट्रम का एक अच्छा स्रोत होता है। इसको अपन आजकल जो है फिंगरप्रिंट रीजन के नाम से ही बोलते हैं। ऐसे ही बैंड स्पेक्ट्रम है। बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर ये मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। इनको अपन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, ये जैसे अपन नीचे डायग्राम से देख सकते हैं कि इसके अंदर जब भी कोई सोर्स यानी एनर्जी यानी लाइट का सोर्स अपन देते हैं तो उससे कुछ एनर्जी के रूप में कह सकते हैं या कुछ रेडिएशंस के रूप में अपने को ये विकिरण प्राप्त होते हैं। इसको अपन विकिरण ऊर्जा भी बोल सकते हैं। मुख्य रूप से ऊष्मा या प्रकाश अल्फा या बीटा कण का उत्सर्जन जो है विकिरण कहलाता है। जैसा कि इस तरंग के द्वारा अपन डायग्राम में देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो मुख्य घटक होते हैं। एक विद्युत एवं चुंबकीय क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर बताया जा सकता है। इसमें बताया गया पैराबैंगनी के अंदर 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक, और इंफ्रारेड दृश्य क्षेत्र जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक। क्लार्क मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था जिसने विकिरण ऊर्जा को तरंग के रूप में समझाया। उसके अनुसार जो है कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, और आयाम जिसको अपन बोलते हैं ये क्या है। वेवलेंथ को अपन लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी तरंग के द्वारा एक दोलन में तय की गई दूरी को उसकी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको अपन लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है। 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और 1 मिली माइक्रोन जो है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर, जैसा कि नीचे इसमें दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम के अंदर आप समझ सकते हो, जैसे ये तरंग है, इसको किस प्रकार से यूँ दिखाया गया है। ये वेवलेंथ, इसमें मीन पोजीशन भी है, सारा सब कुछ। आवर्ती किसे कहते हैं? आवर्ती को अपन न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाली तरंग दैर्घ्य को अपन आवर्ती कहलाती है। इसको हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, यानी इसकी इकाई जो है वो हर्ट्ज होती है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं 1/λ, यानी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ। ऐसे ही तरंग नंबर है। तरंग नंबर को अपन, ये एक तरह से तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है, 1/λ। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, अर्थात इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर इन्वर्स या मीटर इन्वर्स। एम्पलीट्यूड जिसको अपन आयाम बोलते हैं, इसको ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ये दूरी को व्यक्त करेगा, यानी जो गत की गहराई के मध्य वह दूरी जिसमें सर्वाधिक विस्थापन होता है उसको अपन आयाम कहते हैं। अब अल्ट्रावायलेट विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रा, इसमें ये रेंज दिखाई हैं, इसको देख लेना। जैसे 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम है, ये दृश्य के अंदर आती है। नियर अल्ट्रावायलेट 2000 से 4000, और फार इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट 1500 से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम तक। और कुछ एक इकाई है नैनोमीटर है, जैसे 1 नैनोमीटर है, ये इसमें दे रखी हैं। अब इसके अंदर जो है, जैसे जब एक वर्णी इकाई है, एक वर्णी प्रकाश को समानांतर किरण पुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से अगर गुजारते हैं तो आपतित किरण पुंज व प्रकाश पुंज की तीव्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log base 10 I0/I। I0 क्या है यहाँ पर, आपतित किरण पुंज की तीव्रता, अर्थात इसे रेडिएटर पावर भी कहते हैं। और I क्या है, प्रकाश पुंज की तीव्रता। A क्या है, अब्जॉर्बेंस या प्रकाशिकीय घनत्व। आपतित किरण पुंज I0 तथा प्रकाश की किरण पुंज I के log अनुपात log I0/I को ही अवशोषणांक या A से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि ये नीचे डायग्राम में दिखाया है। और अब जो अपन ट्रांसमिटेंस पारगम्यता
प्रकाश किरणपुंज तथा आपतित किरणपुंज के विकिरणों की ऊर्जाओं के अनुपात को ट्रांसमिटेशन कहते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट है एक लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या है? जब एक वर्णी यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट की किरणपुंज को किसी अवशोषक पदार्थ में से गुजारते हैं तो इस अवशोषी माध्यम की मोटाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर आपतित किरणपुंज की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात इसे गणितीय रूप में अपन लिख सकते हैं -di/db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या di/db बराबर क्या हो गया ki। k क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और इसको अपन di को i की इधर ले आते हैं अपन di/i इज इक्वल टू k इंटू db। अगर इसका समीकरण को अपन b बराबर 0 रखें, i बराबर i0, b बराबर b और i बराबर 1 रखें तो इसको इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन i0 टू i di/i और k को बाहर ले लो db a टू b। तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा इसमें log base 10 i0/i इज इक्वल टू kb। यहाँ पर कैपिटल K है उसको मान लिया अपन K/2.303 जिसको अपन एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। log base 10 i0/i इज इक्वल टू a, इसको अवशोषणांक बोलते हैं। तो ये तो हो गई लैम्बर्ट्स लॉ। और दूसरी इसके अंदर क्या आती है, बियर्स लॉ या बियर का नियम। अवशोषक माध्यम में एक तनु विलयन होने पर आपतित तथा प्राकृतिक प्रकाश की तीव्रताओं के मध्य संबंध को इस नियम के द्वारा समझा सकते हैं अपन। यानी जब एक तरह से बियर्स लॉ क्या है, जब एक वर्णी प्रकाश की समानांतर किरणपुंज को तनु विलयन में से प्रवेश कराया जाता है तो अवशोषणांक आपतित किरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होता है। अर्थात A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी A तो क्या है अब्जॉर्बेंस है, जैसे log base 10 i0/i, और अपन इसको log base 10 i0/i को k डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू k डैश इंटू C, और C क्या है यहाँ पर विलयन की सांद्रता, और k डैश क्या है कांस्टेंट, नया कांस्टेंट आ गया। अब प्रथम लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ इन दोनों को मिला दें तो बियर लैम्बर्ट का नियम बन जाता है। अर्थात इसके अंदर दोनों को अगर अपन करें तो ये नियम क्या कहता है कि किसी भी आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषित भाग उस प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। यदि मोलर सांद्रता को अपन C के द्वारा तथा पथ लंबाई को b के द्वारा डिनोट करें तो बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू बी, और A इज इक्वल टू एप्सिलन C इंटू बी। यानी A अब्जॉर्बेंस है log base 10 i0/i, A बराबर क्या अवशोषणांक या प्रकाशिकी घनत्व बोलते हैं, C विलयन की सांद्रता, और एप्सिलॉन जो है ये मोलर विलोप गुणांक या इसे ग्राम अणुक अवशोषण अक्षमता भी कहते हैं। B क्या है पथ की लंबाई। अब ये ऊपर दिया गया जो संबंध है इसको अपन बियर लैम्बर्ट्स का नियम कहते हैं, जो कि अवशोषण की तीव्रता को अधिक स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, यूवी स्पेक्ट्रा को ज्ञात करना और इसका विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं ये अपन अगले नेक्स्ट जो पीरियड आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू रहेंगे। तो ये आप आज के लिए आपका यही है। आगे से अपन नेक्स्ट जो यूनिट आएगी या नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन इस यूवी स्पेक्ट्रा को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और इसका विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, वुडवार्ड फिजर नियम क्या है, तो ये अल्काडाइन उसमें डाइन्स के लिए आएगा ये नियम। इसको अपन आगे वाले पीरियड के अंदर या आगे वाले उसके अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।